दोस्तों आज हम शेरलॉक नाम की डिटेक्टिव सीरीज का पहला एपिसोड देखने वाले हैं। जिन मिस्टीरियस केसेस को सॉल्व करना असंभव माना जाता है उन केसेस को हमारा डिटेक्टिव शेरलॉक बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेता है। इस सीरीज के अंत में तो आप भी शेरलॉक की तरह सोचने लग जाएंगे। इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज आपने शायद ही कभी देखी होगी, तो देरी किस बात की, चलिए एपिसोड 1 को देखते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में एक बिजनेसमैन को दिखाते हैं जो किसी ट्रेन में जा रहा है और उस दिन उसकी कोई बिजनेस मीटिंग होती है, लेकिन वो गलती से अपना स्टेशन मिस करके आगे के किसी स्टेशन पे उतर जाता है। वो अपने पीए को कॉल करके बताता है कि मैं गलत स्टेशन पर उतर गया हूँ, लेकिन दूसरी ट्रेन पकड़कर जल्दी आ जाऊंगा। अब पीए कहती है कि सर तब तक बहुत देर हो जाएगी, आप टैक्सी लेकर जल्दी ऑफिस पहुंच जाइए। दरअसल इस बिजनेसमैन और उसकी पीए के बीच में कुछ ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग चल रही होती है। वो पीए की बात मान लेता है, लेकिन मीटिंग में नहीं पहुंचता। लगता है वो कहीं फंस चुका है। अब उसके पास 2 बोतल्स हैं जिनमें 2 टैबलेट्स रखी हुई हैं। वो एक टैबलेट खा लेता है और स्पॉट पर ही मर भी जाता है। अगले दिन मीडिया को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस बिजनेसमैन ने पॉइजन खाकर आत्महत्या कर ली है और इस रिपोर्ट के साथ ही ये केस भी बंद कर दिया जाता है। इस हादसे के 1 महीने बाद 2 फ्रेंड्स को बारिश में चलते हुए दिखाते हैं। उनमें से एक लड़के के पास छाता होता है और दूसरे लड़का बारिश में भीगता हुआ टैक्सी को बुलाता है, लेकिन टैक्सी नहीं रुकती। फिर वो अपने दोस्त से कहता है, यार तू रुक जा, मैं घर जाकर अपना छाता लेके आता हूँ। लेकिन वो लड़का ना तो घर पहुँचता है और ना ही अपने दोस्त के पास लौटता है। लगता है वो कहीं फंस गया है। अब दिखाते हैं कि उसके पास बोतल्स में 2 टैबलेट्स हैं और वो एक टैबलेट खाकर वहीं मर जाता है और मीडिया भी यही कहती है कि ये सुसाइड केस है। अब एक बार में एक औरत खूब पीती है और नशे में धुत होकर घर लौट रही होती है, लेकिन वो घर नहीं पहुंचती और किसी जगह फंस जाती है और उसके पास भी 2 टैबलेट्स हैं जिनमें से एक खाकर वो मर जाती है और इस तरह की ये तीसरी मौत है। अब मीडिया वाले सवाल उठाने लगते हैं और एक प्रेस मीट बुलाई जाती है। तब ग्रेग नाम का एक डिटेक्टिव बताता है कि तीनों लोगों ने सुसाइड की है, लेकिन तीनों की मौत एक ही टाइप के पॉइजन से हुई है। एक रिपोर्टर पूछता है, सर ये भी तो हो सकता है कि किसी ने उन्हें पॉइजन देकर मार डाला। अब ग्रेग तुरंत जवाब देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन तीनों लोगों में एक पॉइजन के अलावा और कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब प्रेस का एक आदमी पूछता है, तो फिर क्या ये एक सीरियल किलर का काम है? ग्रेग उनके सवालों का जवाब नहीं देता और किसी तरह मैनेज कर रहा होता है। तभी वहाँ बैठे सभी लोगों के फोन पर रॉन्ग करके मैसेज आने लगता है। अब ग्रेग जानता है कि ये मैसेज कौन भेज रहा है। उसे भी एक मैसेज आता है कि तुम तो जानते हो कि मैं कौन हूँ, और मैसेज के अंत में एसएच करके सेंडर का नाम होता है। और ग्रेग जानता है कि एसएच और कोई नहीं, शेरलॉक होम्स है। हमें भी तो जानना है कि ये एसएच है कौन, लेकिन उससे पहले हमें जॉन वॉटसन नाम के आदमी को जानना होगा। जॉन एक आर्मी डॉक्टर है और अफगानिस्तान में लड़ाई के दौरान जॉन की आंखों के सामने उसके सारे साथी मर गए थे। जॉन को भी गहरी चोट आई थी जिसके कारण वो ठीक से चल नहीं पाता। अब जॉन आर्मी से रिटायर हो गया है, लेकिन वहाँ हुई घटनाएं अभी भी उसके दिमाग में चलती रहती है और इसी वजह से वो एक थेरेपिस्ट को कंसल्ट कर रहा है। अब उसकी थेरेपिस्ट उसको बताती है कि जॉन, तुम्हारी जिंदगी में जो भी हुआ है या हो रहा है, उन्हें तुम एक ब्लॉग बनाकर इंटरनेट में जरूर पोस्ट करो, शायद इससे तुम्हारा माइंड थोड़ा हल्का हो जाए। अब जॉन को भी ये बात ठीक लगती है। अब एक दिन जॉन पार्क में चल रहा होता है कि अचानक पीछे से आवाज आती है, अरे यार वॉटसन, कैसे हो तुम? जॉन मुड़कर देखता है पर वो उस आदमी को जानता भी नहीं। अब जॉन को कंफ्यूजन में देखकर वो आदमी कहता है, यार मुझे नहीं पहचाना, मैं हूँ माइक। तब जाकर वॉटसन को याद आता है कि माइक उसका पुराना दोस्त है। तो बताओ वॉटसन, लाइफ में क्या चल रहा है? वॉटसन कहता है, मैं तो ठीक हूँ यार, लेकिन मैं एक घर की तलाश में हूँ। अब जिस घर में रहते हो वहाँ क्या प्रॉब्लम है? वॉटसन कहता है, मैं और मेरा रूममेट मिलकर घर का रेंट देते थे, लेकिन अब वो इंग्लैंड छोड़कर जा रहा है और मेरी पेंशन भी कम है और उसमें मुझे अपना इलाज भी करवाना पड़ता है। मैं अकेला उस घर का रेंट नहीं दे सकता, इसलिए मैं सोचता हूँ कि घर खाली करके किसी के साथ रूम शेयर कर लूँ, लेकिन मेरे साथ रूम शेयर करेगा कौन? इस पर माइक चौंक कर कहता है, अरे यार वॉटसन, बिल्कुल यही शब्द अभी मेरे दोस्त ने मुझसे कहे। उसे भी रूम रेंट की प्रॉब्लम है और वो एक रूममेट को ढूंढ रहा है, तुम उसके साथ क्यों नहीं चल जाते? अब वॉटसन पूछता है, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? माइक कहता है, उसका नाम है शेरलॉक होम्स, चलो मैं अभी तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। अब ये कहकर माइक वॉटसन को लेके जाता है। एक हॉस्पिटल के लैब में शेरलॉक कुछ कर रहा होता है, तब माइक और वॉटसन वहाँ आते हैं। माइक को देखकर शेरलॉक कहता है, मुझे अपना मोबाइल दो, एक टेक्स्ट मैसेज भेजना है। माइक अपना मोबाइल ढूंढता है और फिर कहता है, सॉरी शेरलॉक, मैं अपना मोबाइल कोट पॉकेट में भूल गया हूँ। तब वॉटसन अपना फोन शेरलॉक को देता है और मोबाइल लेकर शेरलॉक 2-3 सेकंड उसे और वॉटसन को देखता है और तुरंत पूछता है, अफगानिस्तान या इराक? वॉटसन की कुछ समझ में नहीं आता और पूछता है, क्या मतलब ये कि तुम्हारे पैर में चोट आई है ना? वॉटसन सोच में पड़ जाता है कि चोट तो आई है, लेकिन यह हादसा अफगानिस्तान या इराक में हुआ है, ये इसको कैसे पता? फिर वो बताता है कि ये चोट अफगानिस्तान में ही लगी थी। एक और बात है वॉटसन, तुम्हें वायलिन की आवाज से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं घर में रोज वायलिन बजाता हूँ और इससे मेरा दिमाग और तेज सोचने लगता है। तुम मेरे रूममेट बनने वाले हो, इसलिए सोचा तुम्हें बता दूं, कहीं बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। वॉटसन को शौक पे शौक मिल रहा होता है। वो पूछता है कि हमने एक शब्द भी नहीं कहा, पर फिर भी तुमको कैसे पता कि मैं रूम शेयरिंग के बारे में बात करने वाला हूँ?
शेरलॉक बहुत ही कैजुअली कहता है कि बात एकदम सिंपल है, आज सुबह ही मैंने माइक से इस बारे में बात की। अब माइक तुम्हें मेरे पास लाया है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम मेरे साथ रूम शेयर करना चाहते हो। तो दोस्त वॉटसन, मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल घर पे मिलते हैं, ओके। और ये कहकर शेरलॉक वहाँ से जाने लगता है। सुनिए भाई साहब, एक्सक्यूज मी, आप तो अपनी धुन में ही लगे हुए हैं। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, तुम्हारा नाम तक नहीं जानता, और तुम कहते हो कि घर पर मिलेंगे। अरे तुम्हारे घर का एड्रेस कौन बताएगा? और वॉटसन के सवाल सुनकर शेरलॉक कहता है, मैं तुम्हें खूब जानता हूँ, तुम एक आर्मी डॉक्टर हो और अफगानिस्तान में रह चुके हो। तुम्हारा एक भाई है जो दारू के बिना जिंदा नहीं रह सकता और इस वजह से उसकी पत्नी उससे अलग हो चुकी है। तुम अफगानिस्तान में बुरी तरह से घायल हुए थे और पैर में चोट आई थी। इन सब की वजह से दिमागी तौर पर तुम बहुत ही अपसेट हो। तुम एक थेरेपिस्ट को भी कंसल्ट कर रहे हो। वॉटसन चौंक कर खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। अब ये आदमी है कौन जो मेरी पूरी जन्म कुंडली बता रहा है? तो वॉटसन, मैं हूँ शेरलॉक होम्स, मेरे घर का एड्रेस है 221 बेकर स्ट्रीट। और इतना कहकर शेरलॉक बहुत कैजुअली वहां से चला जाता है। अब उस रात एक घर को दिखाते हैं जहां पिंक कलर ड्रेस पहनी हुई एक लड़की एक बोतल खोलती है और उसमें से एक टैबलेट निकाल कर खाती है और ये लड़की भी स्पॉट पर ही मर जाती है और इस तरह ये होने वाली चौथी मौत है। अगला दिन वॉटसन शेरलॉक के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है और दोनों में बातें होने लगती है। शेरलॉक, ये घर एकदम सड़क के ऊपर है, लगता है रेंट बहुत ज्यादा होगा। शेरलॉक कहता है, हाँ ये बहुत महंगी जगह है, लेकिन घर की ओनर मिसेस हडसन ने मुझे थोड़ा डिस्काउंट दिया है, इसलिए मेरा रेंट थोड़ा कम है। लेकिन शेरलॉक, उन्होंने तुम्हें कम रेंट भी क्यों दिया है? बात यह है वॉटसन कि उनके पति को फांसी की सजा हुई थी। ठहरो 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 शेरलॉक, आगे मैं बताता हूँ। और तुमने उनके पति को फांसी की सजा से बचाया था, am I right? नहीं वॉटसन, दरअसल उसे फांसी की सजा मैंने ही दिलवाई थी और इसलिए खुश होकर मिसेस हडसन ने मेरा रेंट कम कर दिया। ये कहकर शेरलॉक वॉटसन को अंदर लेके जाता है। घर बहुत ही बढ़िया होता है। शेरलॉक, मैंने इंटरनेट पे तुम्हारी वेबसाइट देखी, द साइंस ऑफ डिडक्शन। ओह, जानकर खुशी भी वॉटसन, पर वहाँ पर तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग लगा? इंटरेस्टिंग? क्या बात करते हो शेरलॉक? उसमें लिखी हुई हर बात मुझे तो एकदम इम्पॉसिबल लगी। लिखा था कि एक आदमी का टाई देखकर तुमने पता लगा लिया कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दूसरे आदमी का सिर्फ अंगूठा देखकर तुमने जान लिया कि वो एक एयर पायलट है। क्या तुम्हें सब ढोंग नहीं लगता? शेरलॉक कहता है, ढोंग नहीं वॉटसन, तुम्हारा सर, पैर और हाथ देखकर मैंने जान लिया था कि तुम एक आर्मी ऑफिसर हो। तुम्हारा मोबाइल देखकर जाना कि तुम्हारा भाई पियक्कड़ है और उसकी पत्नी से उसकी नहीं बनती थी। क्या तुम्हें लगता है कि यह सब भी ढोंग था? वॉटसन की बोलती बंद हो जाती है। तब वहाँ घर की ओनर मिसेस हडसन आती है और बड़े प्यार से शेरलॉक को डांटती है कि ये घर का क्या हाल बना रखा है शेरलॉक। फिर एक न्यूज़पेपर को देखकर पूछती है, क्या तुमने न्यूज पढ़ी? एक ही पॉइजन से 3 लोग मर गए हैं। तब शेरलॉक खिड़की से देखता है कि एक पुलिस कार आ रही है और कहता है, 3 नहीं मिसेस हडसन, चौथा कत्ल भी हो चुका है। कार से डिटेक्टिव ग्रेग उतर कर आता है और शेरलॉक से कहता है कि चौथा खून भी हो चुका है। जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही एविडेंस हमें इस कत्ल में मिला है, प्लीज जल्दी चलकर इस बार देख लो। शेरलॉक कहता है, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन पुलिस कार में नहीं, टैक्सी में आऊंगा। और ओके कहकर ग्रेग चला जाता है। अब उसके जाते ही यहाँ शेरलॉक खुशी से झूम रहा होता है। वाह सुपर, 3 कत्ल हो चुके हैं और चौथे कत्ल में कुछ एविडेंस मिला है। इतना मेरे लिए काफी है, मैं खूनी को आसानी से ढूंढ निकालूंगा। फिर ओनर से कहता है कि आप प्लीज जरा घर की सफाई कर दीजिए, मुझे जरूरी काम आ गया है और देर से ही लौटूंगा। और ये कहकर वो निकलता है। अब ओनर कहती है, शेरलॉक मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं, इस घर की मालकिन हूँ, समझे? बिल्कुल समझ गया हूँ मिसेस हडसन। और ऐसा कहकर वो चला जाता है। यहाँ वॉटसन जरा उदास बैठा होता है और ओनर से पूछता है कि क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी? ओनर कहती है कि तुम्हें क्या अलग से बताना पड़ेगा, मैं इस घर की मालकिन हूँ, नौकरानी नहीं। तब वॉटसन कहता है, समझ गया, तो फिर चाय के साथ 2 बिस्कुट भी दे दीजिए। फिर वो पेपर पढ़ने लगता है और तभी वहाँ शेरलॉक आकर कहता है, वॉटसन तुम एक आर्मी डॉक्टर हो ना, मतलब तुम्हें कई लाशें देखनी होंगी, क्या तुम मेरे साथ चलकर इस केस में मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं। ये कहकर वॉटसन शेरलॉक के साथ चल देता है। जाते जाते चिल्लाता है कि मिसेस हडसन मेरी चाय कैंसल। मिसेस हडसन चिढ़कर फिर चिल्लाती है कि मैं मालकिन हूँ, मालकिन। शेरलॉक और वॉटसन एक टैक्सी में जाते हैं। वॉटसन शेरलॉक को देख रहा होता है। अब शेरलॉक कहता है, क्या बात है वॉटसन, मेरे लिए कोई सवाल है क्या? सवाल यह है कि तुम कौन हो और क्या करते हो और इस वक्त कहाँ जा रहे हैं हम? शेरलॉक कहता है, गैस करो। वो कहता है, मेरे ख्याल से तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव हो, लेकिन पुलिस कभी प्राइवेट डिटेक्टिव की हेल्प नहीं लेती। शेरलॉक बताता है कि मैं प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं बल्कि कंसल्टिंग डिटेक्टिव हूँ। पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही ये काम करता हूँ क्योंकि इस काम और नाम का आविष्कार मैंने ही किया है। जब पुलिस किसी केस में अटक जाती है तो मुझे कंसल्ट करती है। वॉटसन कहता है, वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम जैसे ढोंगी को पुलिस क्यों कंसल्ट कर रही है? अब शेरलॉक बिना कोई रिएक्शन के कहता है, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा और पूछा कि अफगानिस्तान या इराक, तो तुम कितना शॉक हो गए थे, और एक ढोंगी की बात पर तुम इतना शॉक क्यों हुए थे, बताओ? वॉटसन कहता है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें वो सब कैसे पता चला? तब शेरलॉक पूरी एक्सप्लेनेशन देता है। सबसे पहले तो मैंने तुम्हारा हेयर कट देखा जो मिलिट्री कट है, और मैंने अंदाजा लगा लिया कि तुम आर्मी में रहे होंगे। जब तुम हॉस्पिटल की लैब में आए तो तुम वहाँ की चीजों को देखकर सरप्राइज नहीं हुए और नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। इससे पता चलता है कि तुम्हारे लिए वो चीजें नई नहीं थी, और मैंने अंदाजा
लगा लिया कि तुम एक डॉक्टर भी हो सकते हो, इसलिए मैंने कहा कि तुम एक आर्मी डॉक्टर हो। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि अफगानिस्तान या इराक में ही मेरी टांग टूटी होगी? हमारे देश की आर्मी तो कई देशों में जाती है, फिर उन देशों का नाम तुमने क्यों नहीं लिया? लो, ये तो बहुत ही आसान था। मैंने तुम्हारे हाथ को ध्यान से देखा तो तुम्हारी कलाई का ऊपरी हिस्सा गोरा और नीचे का हिस्सा ब्राउन था। मतलब ये कि तुम जरूर तेज गर्मी वाले देश में रहे होंगे, और हमारे देश की आर्मी जिन देशों में है उनमें से ज्यादातर गर्मी वाले देश सिर्फ अफगानिस्तान और इराक हैं। मिल गए तुम्हें सारे जवाब? चलो ये भी ठीक है, लेकिन मेरे भाई की लाइफ स्टोरी का तुम्हें कैसे पता चला? याद है मैंने मैसेज करने के लिए तुम्हारा मोबाइल लिया था, वो मोबाइल बहुत ही कॉस्टली लग रहा था। वो तुम्हारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उतना कॉस्टली मोबाइल तुम खरीद सकते तो इस तरह रूम शेयर नहीं कर रहे होते, है ना? चलो मान लिया कि तुम्हें किसी ने फोन गिफ्ट किया है, तब तुम इस फोन को बहुत ही संभाल कर रखते, राइट? लेकिन पॉकेट में रखी हुई चाबियों से फोन पर कई स्क्रैचेस लगे हुए थे, और नए मोबाइल को कोई ऐसे नहीं रख सकता। इसका मतलब ये कि वो पुराना मोबाइल है जिसे तुमसे पहले किसी ने यूज किया है और फिर तुमको दे दिया है। मोबाइल के पीछे हैरी वॉटसन फ्रॉम कॉलरा करके लिखा हुआ था, और तुम्हारा नाम जॉन वॉटसन है, तो हैरी तुम्हारा भाई हो सकता है। हाँ, वो तुम्हारा पिता का नाम भी हो सकता है, लेकिन ये मोबाइल ज्यादातर नई जनरेशन के लोग यूज करते हैं, तो मोबाइल तुम्हारे पिता का नहीं हो सकता। मतलब ये कि हैरी तुम्हारा भाई होगा जिसने अपना पुराना मोबाइल तुमको दे दिया होगा। ओह अच्छा, मान लिया मेरे बाप। लेकिन हैरी पीता है और उसका उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ है, ये बताओ ये तुम्हें कैसे पता चला? शैलो कहता है फोन के पीछे हैरी वॉटसन फ्रॉम कॉलरा लिखा था, मतलब कॉलरा नाम की एक औरत ने ही ये फोन हैरी को गिफ्ट किया है। लेकिन कॉलरा हैरी की गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती, क्योंकि गर्लफ्रेंड कभी इतना कॉस्टली गिफ्ट नहीं देती। दोस्तों, अगर गर्लफ्रेंड के साथ आपका भी यही एक्सपीरियंस है तो वीडियो पॉज करके जरा हंस लीजिए। हंस लिया? चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब शैलो कंटिन्यू करता है कि कॉलरा जरूर हैरी की पत्नी का नाम है। पत्नी का दिया हुआ कॉस्टली गिफ्ट अगर हैरी ने तुम्हें दे दिया तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उन दोनों में कोई अनबन है और वो अलग हो चुके हैं। कॉलरा से अलग होने के बाद ये मोबाइल हैरी को कॉलरा की याद दिलाकर उसे परेशान करता था, इसलिए उसने मोबाइल तुम्हें दे दिया। तुम्हारा अगला सवाल मैं जानता हूँ। इस मोबाइल का चार्जिंग पोर्ट देख रहे हो? यहाँ अनगिनत स्क्रैचेस लगे हुए हैं। वो जरूर एक पियक्कड़ होगा जो हमेशा नशे में रहता है और ठीक से पोर्ट में चार्जर भी नहीं लगा सकता। देखो कैसे आसपास की जगह में घुसाकर हर तरफ स्क्रैचेस लगे हुए हैं। शैलो की गहरी सोच और बारीकियों को समझने की क्षमता देखकर वॉटसन बिल्कुल ही दंग रह जाता है। इतने में वो कत्ल के स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और कार से उतरकर चलने लगते हैं। तब शैलो पूछता है, क्यों वॉटसन, मेरा सारा अनुमान ठीक निकला कि नहीं? अनुमान तो ठीक था, लेकिन हैरी मेरा भाई नहीं, वो मेरी बहन है। ओह नो, इस बात पर मेरा ध्यान क्यों नहीं गया? फिर दोनों कत्ल के स्पॉट पर पिंक कलर ड्रेस पहनी हुई लड़की की लाश देखते हैं, और मरने से पहले उसने अपने नाखूनों से लकड़ी के फ्लोर पर रैचे करके लिखा होता है। वहाँ एंडरसन नाम का एक फॉरेंसिक ऑफिसर आता है जो कहता है रैचे एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है कि रिवेंज। फिर वो लड़की का क्रेडिट कार्ड देखकर बताता है कि इस लड़की का नाम जेनिफर है और ये एक जर्मन है। इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू, ये कहकर शैलोक एंडरसन के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। दरअसल शैलोक और एंडरसन की बिल्कुल भी नहीं बनती, और अब शैलोक और वॉटसन लाश को अच्छी तरह से चेक करते हैं और वॉटसन शैलोक को कुछ बातें बताता है। फिर शैलोक ग्रेग को बताता है कि जेनिफर जर्मनी से नहीं, कार्डिफ नाम के शहर से आई है। तुम ये कैसे कह सकते हो? ग्रेग के सवाल का जवाब देते हुए शैलोक कहता है कि जेनिफर का ड्रेस गीला है, इसका मतलब है कि वो बारिश में भीगती भी आई थी, लेकिन उसके पास एक छाता है जो बिल्कुल सूखा है। मतलब ये कि छाता होने के बावजूद जेनिफर ने उसको नहीं खोला। इससे पता चलता है कि तेज हवा चल रही थी और इस वजह से वो छाता नहीं खोल पाई और भीगती हुई चली आई। फिर शैरलॉक मोबाइल में मैप खोलकर सर्च करता है कि आसपास के कई शहरों में तेज हवा के साथ बारिश हुई थी। तब पता चलता है कि कार्डिफ में बारिश हुई थी। इसलिए मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये कार्डिफ से आई थी। अगर जेनिफर उतनी दूर से यहाँ आई थी तो उसके पास एक सूटकेस जरूर होगा। वो सूटकेस कहाँ है ग्रेग? अब शैरलॉक का सवाल सुनकर ग्रेग हंसकर पूछता है कि ये तो जरूरी नहीं कि कार्डिफ से जो आए उसके साथ सूटकेस भी होगा। शैरलॉक कॉन्फिडेंटली कहता है कि दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन जेनिफर एक सूटकेस जरूर लाई थी। इसके दाहिने पैर के एंकल पर कुछ निशान है जो बाएं एंकल में नहीं है। इसका मतलब ये औरत ट्रॉली जैसा एक सूटकेस लाई थी और उसे दाहिने हाथ से खींच कर लाई थी। ये उसी के निशान है और जेनिफर यहाँ अपने सीक्रेट लवर से मिलने आई थी। शैरलॉक तुम मजाक कर रहे हो ना? एक लाश को देखकर कैसे बता दिया कि इसका सीक्रेट लवर है? बात यह है ग्रेग कि इसने जो भी ज्वेलरी पहनी है सारी की सारी हाल ही में पॉलिश की गई है, लेकिन इसका वेडिंग रिंग एकदम पुराना लग रहा है और इसे कभी पॉलिश नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि ये अपनी शादी से खुश नहीं थी। इसका वेडिंग रिंग कम से कम 10 साल पुराना है और इतना साल अंगूठी पहनने पर उंगली पर एक निशान बन जाता है, लेकिन जेनिफर की उंगली में ऐसा कोई निशान नहीं है। ऊपर से रिंग के अंदर का हिस्सा अभी भी चमक रहा है। इसका मतलब यह है
कि वो इस रिंग को बार बार उतार देती है। एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि जेनिफर हाथ से कुछ काम करती थी और इसीलिए रिंग को उतार देती थी, लेकिन इसके हाथ के नाखून एकदम शार्प हैं और ऐसे शार्प नाखून को रखकर वो हाथ से करने वाला कोई भी काम नहीं कर सकती। तो फिर वो रिंग को हमेशा क्यों उतार देती है? इसका एक ही कारण होगा और वो ये है कि इसका कोई सीक्रेट लवर है जिससे मिलने के लिए जेनिफर अपनी वेडिंग रिंग निकाल देती है। लेकिन उस बेचारे सीक्रेट लवर को नहीं पता कि इसकी शादी को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये सुनकर तो वॉटसन भी वाह करते रह जाता है। अब शेरलॉक कहता है अब हमें रेचल का पता लगाना होगा। अब ये रेचल कौन है भाई? जेनिफर ने तो सिर्फ रेचल लिखा था जो एक जर्मन शब्द है। शेरलॉक कहता है कि अरे वो कोई जर्मन शब्द नहीं है। सोचो कि कुछ देर में तुम मरने वाले हो तो क्या तुम बेकार में जर्मन शब्द रेचे या इंग्लिश में रिवेंज लिखते हैं? नहीं ना। एक्चुअली जेनिफर हमें कुछ बताना चाहती है और वो है रेचल। अब इस केस में आगे बढ़ने के लिए हमें इसके सूटकेस की जरूरत है। क्या किसी ने उसको देखा है? ग्रेग कहता है कि हमने पूरा घर छान मार लिया और उसमें कोई भी सूटकेस नहीं मिला। अब शेरलॉक टेंशन में पूछता है कि क्या कह रहे हो ग्रेग, सूटकेस गया कहाँ? क्या जेनिफर अपना सूटकेस से निकल गई? वो जरूर यहीं कहीं होगा या फिर कोई घर के अंदर आकर सूटकेस उठा ले गया होगा। तब अचानक शेरलॉक को सूझता है कि ये जरूर उसी सीरियल किलर का काम होगा जो जेनिफर को यहाँ लाया और उसका खून कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि जेनिफर का सूटकेस उसकी गाड़ी में ही था। सीरियल किलर ने एक गलती कर दी थी। अगर सूटकेस उसके पास होता तो वो फंस सकता था, इसलिए उसने जरूर सूटकेस फेंक दिया होगा। लेकिन उसने सूटकेस कहाँ फेंका होगा और वो किस टाइप का सूटकेस है? इस बारे में सोचते हुए शेरलॉक को एक बड़ा क्लू मिलता है। ऊपर से ग्रेग और वॉटसन चिल्लाते हैं कि क्या क्लू मिला है यार, बताकर तो जाओ। इस पर शेरलॉक पिंक कहकर चला जाता है। यहाँ वॉटसन कंफ्यूज होता है कि यह आदमी जबरदस्ती मुझे यहाँ लाया और अकेला छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। फिर वो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे नीचे उतरकर बाहर आता है। तब एक पुलिस ऑफिसर कहती है कि तुम शेरलॉक के दोस्त हो ही नहीं सकती क्योंकि उसका तो कोई दोस्त ही नहीं है। फिर तुम कौन हो? वॉटसन कहता है कि मैं तो उसका कोई भी नहीं हूँ, मैं तो शेरलॉक से आज ही मिला हूँ। तब पुलिस ऑफिसर चेतावनी देती है कि तुम उससे दूरी रहा करो, उसे इस तरह की इन्वेस्टिगेशन के पैसे नहीं मिलते। कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सॉल्व करना तो सिर्फ उसकी हॉबी है। अगर तुम उसके साथ रहे तो तुम्हारी लाइफ भी बेमतलब हो जाएगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब इतना सब सुनकर वॉटसन मायूस होकर चलने लगता है। वो नोटिस करता है कि जब भी वो किसी टेलीफोन बूथ के पास जाता है तो वहाँ का फोन बजने लगता है। वॉटसन एक बूथ के अंदर जाकर कॉल अटेंड करता है तो उस तरफ से कोई कहता है कि तुम्हारे पास एक कैमरा है, जरा उसे देखो। वॉटसन भी कैमरे को देखता है तो कैमरा उसकी ओर मुड़ता है। फिर वो देखता है कि वहाँ का हर कैमरा उसकी ओर मुड़ रहा होता है। वॉटसन समझ जाता है कि वहाँ का हर कैमरा उसको वॉच कर रहा है और उसी वक्त वहाँ एक गाड़ी आती है। फोन पर कोई कहता है कि उस गाड़ी में चढ़ जाओ वॉटसन गाड़ी में चढ़ता है तो उसमें एक खूबसूरत लड़की होती है। वॉटसन सोचता है कि उसको किडनैप करके वो इस लड़की से उसकी शादी करवाने वाले हैं, लेकिन गाड़ी सीधी एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर जाकर खड़ी होती है। वहाँ छाता पकड़कर एक आदमी खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारा स्वागत है जॉन वॉटसन, तशरीफ रखो। वॉटसन कहता है कि तशरीफ तो तुम अपने पास ही रखो, पहले मुझे बताओ कि यहाँ क्यों आए हो। वो आदमी पूछता है कि तुम शेरलॉक के दोस्त हो ना? यार कितनी बार कहूँ कि मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, मैंने पहली बार उसको कल ही देखा, लेकिन तुम लोग शेरलॉक के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? तुम उसके क्या लगते हो? वो आदमी कहता है कि मैं शेरलॉक का दुश्मन हूँ। देखो डॉक्टर वॉटसन, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दे दूंगा, तुम्हें बस शेरलॉक के साथ रहकर मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। वॉटसन चिढ़कर पूछता है कि मैं वो सब क्यों करूंगा? तुम इसलिए करोगे वॉटसन क्योंकि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। लेकिन वॉटसन कहता है कि मैं हरगिज तुम्हारा काम नहीं करने वाला हूँ। तब उसे शेरलॉक का मैसेज आता है कि जल्दी घर आ जाओ। अब वो आदमी कहता है कि वॉटसन अब तुम्हें उस थेरेपिस्ट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा हाथ एकदम स्टडी है। तुम्हें जो तनाव था वो वॉर की वजह से नहीं बल्कि वॉर को मिस करने की वजह से हुआ था। वॉटसन को कुछ समझ नहीं आता कि यह आदमी मेरे बारे में इतना कैसे जानता है और शेरलॉक के बारे में ये क्या जाना चाहता है। फिर वो कहता है कि मुझे जिस तरह से यहाँ लाए उसी तरह से घर छोड़ दो और वॉटसन उसी आदमी की गाड़ी में घर पहुंचता है। घर में शेरलॉक इस केस के बारे में सोच रहा होता है। अरे यार शेरलॉक, मैं तुम्हारे दुश्मन से मिलकर आ रहा हूँ। दुश्मन? वो किस खेत की मूली है वॉटसन? वो तो मैं नहीं जानता शेरलॉक, लेकिन उसके हाथ में एक छाता था। अच्छा, वो इतना खतरनाक नहीं है, तुम फिक्र मत करो। लेकिन उसने तुम्हें पैसों का लालच देकर मुझ पर जासूसी करने को जरूर कहा होगा। हाँ शेरलॉक, उसने बिल्कुल वही कहा था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। यार वॉटसन, तुम भी कितने भोले हो। अगर तुमने हाँ कर दिया होता तो कम से कम हमें कुछ पैसे मिल जाते। इस पर वॉटसन कहता है वो सब छोड़ो, उस पिंक ड्रेस वाली जेनिफर के केस में क्या हुआ और मुझे अकेला छोड़कर तुम वहाँ से कहाँ चले गए थे? शेरलॉक कहता है कि फिलहाल तो तुम अपना मोबाइल निकालो और टेबल पर एक नंबर है, उसे एक मैसेज भेजो और मैसेज में ये टाइप करो कि क्या हुआ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, प्लीज इस एड्रेस पर पहुंच जाओ। वॉटसन चौंक कर पूछता है शेरलॉक, तुमने पी तो नहीं रखी है? तुम्हें चक्कर कब से आने लग गए और ये मैसेज किसको भेजना चाहते हो? इस पर शेरलॉक उसको एक पिंक कलर का सूटकेस लाकर दिखाता है
और देखते ही वॉटसन जान जाता है कि ये मरी हुई जेनिफर का सूटकेस है और पूछता है ये तुम्हें कहां से मिला। शर्लॉक बताता है कि जेनिफर को खूनी अपनी कार में लाया था और गलती से उसका सूटकेस कार में रह गया था और खूनी जेनिफर का खून करके अपनी कार में चला गया, लेकिन उसने जल्दी जेनिफर का सूटकेस देख लिया होगा और इस सूटकेस के रहते वो बहुत ही जल्दी पकड़ा जाता, इसलिए उसने सूटकेस रास्ते के किसी कूड़ेदान में फेंक दिया होगा और इसीलिए मैंने कत्ल के स्पॉट पर 5 मिनट के ट्रेवल के अंदर रखे गए सारे कूड़ेदानों की छान मारी और तब जाकर इस सूटकेस मेरे हाथ लगा। लेकिन शर्लॉक ये जेनिफर का ही सूटकेस है, इसकी क्या गारंटी है? वॉटसन जेनिफर की ड्रेस पूरी तरह से पिंक है, इसीलिए उसने सूटकेस भी पिंक ही चुना होगा और हमारा मेन क्लू भी यही है, पिंक। वाह शर्लॉक, तुम्हारा जवाब नहीं, पर तुम मुझे किसे मैसेज भेजने को कह रहे हो? वॉटसन ध्यान से सुनो, कत्ल के स्पॉट पर और इस सूटकेस में एक चीज मिसिंग है, गैस करो। वॉटसन गैस नहीं कर पाता। शर्लॉक कहता है यार जेनिफर का मोबाइल फोन मिसिंग है। इस पर वॉटसन कहता है शायद वो घर पर ही भूल गई थी। नहीं वॉटसन, ये नहीं हो सकता। जेनिफर का एक सीक्रेट लवर है जिससे वो मिलने यहाँ आई थी और मोबाइल घर पर भूलने का तो सवाल हो ही नहीं सकता। वो फोन जरूर लाई होगी और शायद अब वो मोबाइल खूनी के पास है। वॉटसन चौंक कर कहता है अबे डिटेक्टिव कहीं गए, तो क्या तुम उस खूनी को मेरे फोन से मैसेज भिजवाना चाहते हो? हाँ वॉटसन, यही, अभी अभी उसने जेनिफर का कत्ल किया है और जेनिफर का फोन भी उसी के पास है। अब हम उस फोन को मैसेज भेजेंगे कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, प्लीज इस एड्रेस पर पहुंच जाइए। नॉर्मल इंसान को अगर ऐसा मैसेज मिले तो वो उसको इग्नोर कर देगा, लेकिन अगर ये मैसेज खूनी को भेज दिया जाए तो वो टेंशन में आ जाएगा और यही तो हमें चाहिए। अब चलो मेरे साथ। एक मिनट शर्लॉक, तुम हमेशा अपने आप से बातें करते रहते हो, है ना? अपने आप से नहीं वॉटसन, वहाँ एक कंकाल रखा होता है, मैं उससे बातें करता हूँ। लेकिन मिसेस हडसन कंकाल उठाकर ले गई। तो अब तुम मुझे कंकाल समझकर बातें कर रहे हो क्या? बुरा मत मानो वॉटसन, अब चलो भी। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जो खूनी को भेजे गए एड्रेस के बिल्कुल पास है। अब रेस्टोरेंट का ओनर शर्लॉक को देखते ही उसके ऊपर प्यार बरसाने लगता है और कहता है सर आप जो मर्जी जितनी मर्जी खा लीजिए, आपके लिए तो सब फ्री है। दरअसल किसी केस में ये ओनर जेल जाने वाला था और शर्लॉक ने इसको बचाया था। दोनों उस खूनी का इंतजार कर रहे होते हैं और तब एक टैक्सी आकर रुकती है। टैक्सी वहाँ बहुत देर खड़ी रहती है। शर्लॉक कातिल का प्लान समझ जाता है कि अगर वो प्राइवेट गाड़ी में आता तो आसानी से पकड़ा जाता, इसीलिए वो टैक्सी लेकर पैसेंजर की तरफ वहाँ आया था। तब टैक्सी वहाँ से निकलती है और शर्लॉक और वॉटसन उसके पीछे भागते हैं, लेकिन शर्लॉक एक गाड़ी से टकराकर नीचे गिर जाता है और शर्लॉक के उठकर भागने तक बहुत देर हो चुकी थी। तब शर्लॉक गैस करता है कि टैक्सी सीधी जा रही थी, पर कार उस रास्ते से नहीं जा सकती क्योंकि आगे रोड का रिपेयर चल रहा है, इसलिए उसको वन वे में जाना होगा और वो भी वन वे की तरफ मुड़ता है। और इस तरह यहीं से शर्लॉक गैस कर लेता है कि टैक्सी कौन सा रूट लेने वाली है। फिर दोनों शॉर्टकट से जाते हैं, वहाँ के मकानों के अंदर से घुसकर और बिल्डिंग पर चढ़कर किसी तरह उस टैक्सी को पकड़ लेते हैं। शर्लॉक टैक्सी के पैसेंजर को देख लेता है पर कहता है ये खूनी नहीं। अब वॉटसन कहता है कि इसके मुंह पर क्या लेबल लगा हुआ है कि ये खूनी नहीं है? नहीं वॉटसन, उसका सूटकेस देखो, वो अभी एयरपोर्ट से आया है और पहली बार लंदन आया है और रास्ता न जानने की वजह से वो यहाँ वहाँ टैक्सी में घूम रहा है। फिर वो पैसेंजर से कहता है कि आपको तकलीफ देने के लिए सॉरी, हम पुलिस वाले हैं, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो हमें कांटेक्ट कीजिए। और ये कहकर दोनों वहाँ से खिसकने लगते हैं, लेकिन पैसेंजर असली पुलिस से कंप्लेंट करता है कि सर ये दोनों पुलिस बनकर मुझको डरा रहे थे। और ये देखकर शर्लॉक और वॉटसन वहाँ से भागकर घर पहुँचते हैं। तब शर्लॉक कहता है कि वॉटसन बाहर तुम्हारा गिफ्ट वेट कर रहा है और उसी वक्त दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो और कोई नहीं बल्कि रेस्टोरेंट का ओनर है, जो वॉटसन की वॉकिंग स्टिक उसको लौटाकर कहता है कि शर्लॉक ने मुझे फोन किया था कि आप ये स्टिक भूल गए हैं। अब इस स्टिक के सपोर्ट के बिना ही वॉटसन इतनी देर तक चल फिर रहा था और यही नहीं बिल्डिंग पर चढ़कर ऊपर से छलांग भी मार रहा था। मतलब ये कि वॉटसन का पैर टूटा नहीं बल्कि वो पैर टूटने की एक्टिंग कर रहा था। वॉटसन समझ जाता है कि शर्लॉक ये बात जान गया था। शर्लॉक अब सोचता है कि शायद वॉटसन अब उसके साथ नहीं रहना चाहेगा। इतने में मिसेस हडसन आकर कहती है कि शर्लॉक तुमने अब क्या गुल खिला दिए हैं जो यहाँ पुलिस भी आ गई है। दोनों ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ ग्रेग और उसके आदमी खड़े होते हैं। ग्रेग पूछता है कि शर्लॉक तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि तुम्हें जेनिफर का सूटकेस मिल गया है? ग्रेग तुम एक पुलिस ऑफिसर होकर इस तरह घर का दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आ सकते। ग्रेग कहता है कि इस केस का इंपॉर्टेंट एविडेंस तुमने अपने पास छुपा कर रखा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हम तो यहाँ ड्रग्स की तलाश में आए हैं। शर्लॉक चौंक कर कहता है क्या ड्रग्स और मेरे घर में? तब एक पुलिस ऑफिसर पूछती है कि तुम अपने घर में मरे हुए लोगों की आंखें भी रखते हो? शर्लॉक कहता है कि हाँ मैंने साइंस लैब से मंगवाई थी। वो पूछती है वो तो ठीक है लेकिन तुमने इन्हें माइक्रोवेव ओवन में क्यों रखा है? शर्लॉक कहता है कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट है और तुम उसको टच मत करो, उसको वहीं रख दो। वहाँ एंडरसन भी आया होता है जिससे शर्लॉक बहुत ही चिढ़ता है। ग्रेग कहता है कि शर्लॉक मैं तुम्हें इस केस में लाया था, मुझे इन्फॉर्म किए बिना तुम अकेले फैसला मत लिया करो। और जेनिफर ने नाखूनों से रिचे करके लिखा हुआ था, वो रिचे नहीं रिचेल है जो जेनिफर की बेटी है। शर्लॉक कहता है कि तो फिर जल्दी से रिचेल को बुलाइए, मुझे उससे सवाल करने हैं। वो कहते हैं कि हम उसको नहीं बुला सकते क्योंकि वो 14 साल पहले मर गई थी। ग्रेग जो लड़की 14 साल पहले मर गई थी अब उसका नाम जेनिफर क्यों लिखेगी? ये भी तो पॉसिबल है कि खूनी ने रिचेल के नाम से जेनिफर को टॉर्चर करके उसको जहर देकर मार डाला हो।
ग्रेग कहता है नहीं वॉटसन, ये 14 साल पहले की बात है, ऊपर से जेनिफर का सीक्रेट लवर भी है, वो जहर खाकर क्यों मरेगी। इस बारे में शेरलॉक बहुत ही सोच रहा होता है और दूसरे ऑफिसर यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। तब मिसेस हडसन आकर कहती है कि शेरलॉक तुमने टैक्सी बुक की थी ना। शेरलॉक कहता है मैंने तो कोई टैक्सी बुक नहीं की, और ये कहकर फिर गैरी सोच में चल जाता है। मिसेस हडसन पूछती है कि वॉटसन ये पुलिस ने घर में क्या हाल बना दिया है। मिसेस हडसन पुलिस को लगता है कि यहाँ ड्रग्स छुपा कर रखे गए हैं। ड्रग्स और मेरे घर में, ये कैसे हो सकता है। इनकी बातें सुनकर शेरलॉक और भी टेंशन में आकर चिल्लाता है कि मुंह बंद करके रखने के कितने पैसे लेंगे आप लोग, कुछ देर के लिए चलना फिरना बंद कर दो, सांस लेने की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। एंडरसन तुम उस तरफ घूम जाओ क्योंकि तुम्हारा मुंह देखकर मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता। अब एंडरसन चौंक जाता है कि भाई मेरे मुंह से क्या प्रॉब्लम है, लेकिन शेरलॉक नीचे टैक्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब शेरलॉक फिर चिल्लाता है कि मुंह बंद कीजिए मिसेस हडसन। वो बेचारी चुपचाप नीचे चली जाती है। शेरलॉक दिमाग को टटोल रहा होता है कि मरते वक्त जेनिफर ने रिचल का नाम ही क्यों लिखा। तब शेरलॉक को एक बात स्ट्राइक करती है कि जेनिफर ने जानबूझकर अपना मोबाइल और सूटकेस टैक्सी में छोड़ा होगा, क्योंकि वो जानती थी कि वो जल्दी मरने वाली है और वो हमें अपने खूनी के बारे में क्लू देना चाहती थी, इसलिए उसने मरते वक्त रिचल लिखा था। समझ गए आप लोग। लेकिन वहाँ किसी के भेजे में उसकी बात नहीं आती और वे शेरलॉक को टुकर टुकर देख रहे होते हैं। अब शेरलॉक चौंक जाता है कि भाई ये कैसी टीम है जहाँ सभी के सभी बेवकूफ हैं। वॉटसन जेनिफर के सूटकेस में एक ईमेल एड्रेस है, वो मुझे दो। दरअसल वो एक मी फोन टाइप का ईमेल एड्रेस है। मी फोन एक ऐप है जिसमें अगर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करने पर उस ईमेल एड्रेस का अकाउंट लोकेशन ट्रेस किया जा सकता है। तो वे ईमेल एड्रेस डालते हैं। अब पासवर्ड क्या हो सकता है। पासवर्ड है रिचल। जेनिफर ने यही क्लू देना चाहा था। रिचल करके पासवर्ड एंटर करने पर उस मोबाइल की लोकेशन ट्रेस हो जाती है। इसी बीच मिसेस हडसन आकर कहती है कि शेरलॉक नीचे टैक्सी ड्राइवर कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहा है, तुम आकर उससे निपटो प्लीज। अब शेरलॉक चिढ़कर कहता है देखिए मैंने कोई टैक्सी बुक ही नहीं की है, मैं एक जरूरी काम कर रहा हूँ प्लीज। तभी मी फोन ऐप उस मोबाइल का लोकेशन दिखाता है और ये क्या, मोबाइल तो इसी घर में है। शेरलॉक शॉक होकर सोचने लगता है कि ये हो क्या रहा है। तब उसे ख्याल आता है ओ माय गॉड, वो टैक्सी बिना बुक किए ये टैक्सी यहाँ क्या कर रही है। इतना ही नहीं, इन चारों कत्लों के बीच एक कॉमन चीज है टैक्सी। खूनी का पहला शिकार वो बिजनेसमैन था जो टैक्सी पकड़कर ही मीटिंग के लिए निकला था। फिर बारिश में भीगता हुआ लड़का भी टैक्सी पकड़कर ही गया था और बार में वो लड़की भी शराब पीकर टैक्सी में गई थी और आखिर में जेनिफर भी टैक्सी में ही थी। इस बीच शेरलॉक को एक मैसेज आता है कि मेरे साथ चलो, और ये मैसेज बाहर खड़ा टैक्सी ड्राइवर ही भेज रहा था। शेरलॉक बाहर जाने लगता है। वॉटसन के पूछने पर वो बताता है कि यहाँ रहकर मुझसे सोचा नहीं जा रहा है, मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। अब ये कहकर वो बाहर जाता है और टैक्सी ड्राइवर को देखता है। ओह तो तुम हो सीरियल किलर। एक्चुअली पहले भी हम तुमको लगभग पकड़ चुके थे, लेकिन उस दिन रेस्टोरेंट के बाहर जब तुम्हारी टैक्सी आई तो हमें लगा कि पैसेंजर ही खूनी है, लेकिन असली खूनी तो तुम हो, टैक्सी के ड्राइवर। खूनी मुस्कुराकर कहता है तुमने तो ठीक पहचाना, टैक्सी ड्राइवर होने की वजह से मुझ पर कोई शक नहीं करता और मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ जा सकता हूँ। अरे अपनी कहानी रहने दो, पहले ये बताओ कि तुमने उन 4 लोगों का क्या किया और कैसे उनको मारा। मैंने किसी का खून नहीं किया है सर, मैंने तो सिर्फ उनसे बातचीत की थी और उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। मैं जानता हूँ कि ऊपर पुलिस है और अगर तुम उनको बुलाओगे तो वो मुझको अरेस्ट भी कर लेंगे, लेकिन तुम्हें ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि मैंने उन चारों से क्या बात की थी। अगर सच्चे डिटेक्टिव हो तो मेरे साथ मेरी टैक्सी में चलो, मैं तुमसे भी वही बातें करूंगा और तुम भी खुदकुशी कर लोगे। अब खूनी की बात शेरलॉक को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है और सच्चाई जानने के लिए वो टैक्सी में बैठकर जाता है। वॉटसन उसे देखकर दूसरों से कहता है कि शेरलॉक टैक्सी में बैठकर चला गया है। इस पर ग्रेग और उसके आदमी भी बिना टाइम वेस्ट किए वहां से निकलते हैं। अब शेरलॉक उस खूनी ड्राइवर के साथ टैक्सी में जा रहा होता है। टैक्सी में कुछ फोटोज लगी होती हैं जिनसे शेरलॉक को कुछ क्लूज मिलते हैं। अब शेरलॉक पूछता है कि वो कौन है जो तुम्हें इस काम के लिए उकसा रहा है। ड्राइवर कहता है कि वो तुम्हारा फैन है। इससे आगे वो और कोई डिटेल्स नहीं बताता। अब इतने में वे कॉलेज के पास पहुंचते हैं और कॉलेज में सफाई का काम चल रहा होता है और इस वजह से गेट खुला होता है। दोनों चुपचाप अंदर चले जाते हैं। ड्राइवर कहता है आओ शेरलॉक यहीं बैठो, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, यहीं पर तो तुम मरने वाले हो। ऐसा कहकर ड्राइवर 2 छोटे बोतल्स निकाल कर रखता है जिनमें 2 टैबलेट्स होती हैं। तुम्हारे फैन ने मुझे बताया कि तुम बहुत ही समझदार हो और तुम्हारी वेबसाइट देखकर तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी दांतों तले उंगली चबा लेते हैं। लेकिन शेरलॉक पूछता है तुम पहले ये बताओ कि वो कौन सा मेरा फैन है जो तुम्हें खून करने के लिए उकसा रहा है। वो तो मैं नहीं बता सकता शेरलॉक, चलो गेम शुरू करें। तो इन दोनों टैबलेट्स में से एक जानलेवा है और उसको खाते ही तुम मर जाओगे और दूसरा एकदम नॉर्मल है जिससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इनमें से कौन सा नॉर्मल है और कौन सा जहरीला ये मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। शेरलॉक पूछता है मैं ये बेकार सा गेम क्यों खेलूं, इससे मुझे क्या फायदा है। यही तो मजे की बात है शेरलॉक, तुम अपनी मर्जी से कोई भी टैबलेट खा सकते हो, लेकिन तुम्हारे खाने के बाद जो भी टैबलेट बचेगा वो मैं खा लूंगा। जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो जिंदा रहेगा और दूसरा मर जाएगा। मैंने ये गेम 4 बार खेला है और एक भी बार नहीं हारा और किसी को मेरे बारे में एक छोटा सा भी सुराग नहीं मिला है। अब शेरलॉक कहता है ओह ये बात है, मैंने टैक्सी में आते वक्त देखा कि तुमने शेविंग की हुई है, तुम्हारे गले में थोड़ा सा शेविंग क्रीम लगा हुआ है। अगर तुम्हारे घर में कोई रहता तो तुम्हें बताता कि गले में शेविंग क्रीम लगा है।
मतलब ये कि तुम्हारे घर में कोई नहीं रहता और तुम बिल्कुल अकेले हो और अकेलेपन में जी रहे हो। टैक्सी में एक फोटो था जिसमें 2 बच्चे हैं और अपनी माँ के साथ थे, लेकिन तुमने उनकी माँ का चेहरा फाड़ रखा था और अगर वो जिंदा नहीं होती तो तुम उसकी फोटो को इस तरह नहीं फाड़ते। मतलब वो जिंदा है और जरूर तुम्हारी पत्नी ही है, लेकिन तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है और दोनों अलग अलग हो गए हो। वो बहुत ही पुरानी फोटो थी लेकिन तुमने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेम किया हुआ है। मतलब तुम उन दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी बच्चों को तुमसे अलग करके अपने साथ ले गई है और इस बात को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते। और सुनोगे, तुम्हारी ड्रेस लगभग 3 साल पुरानी है और इस वजह से तुम पर किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। बड़ी चालाकी से प्लान किया है तुमने और तुम 4 लोगों के साथ इतना रिस्की गेम खेलने के लिए तैयार थे जिसमें तुम्हारे मरने की भी चांसेस थे। अब शैलो की बातें सुनकर ड्राइवर मान जाता है कि हाँ, तुम तो बिल्कुल ठीक कहते हो, मुझे कैंसर है और मैं बहुत ही जल्दी मर जाऊंगा और मैं एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हूँ। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इस सीरियल किलर के काम में मुझको बहुत पैसे मिलते हैं। मुझे एक स्पॉन्सर भी मिला है, मैं जितने खून करूंगा वो उतने पैसे बच्चों के नाम पर जमा कर देगा। अब शैलोक पूछता है कि कौन है वो स्पॉन्सर। शैलोक, मेरा स्पॉन्सर तुम्हारा फैन है, लेकिन उसके बारे में मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगा। अब शैलोक कहता है तो ठीक है, तुम भी सुन लो, मैं ये गेम नहीं खेलूंगा। अब इस पर ड्राइवर शैलोक पर गन पॉइंट रखता है, पर शैलोक जरा भी नहीं डरता। अब ड्राइवर शैलोक को शूट करता है, लेकिन वो गन असली नहीं होती बल्कि एक लाइटर होता है। शैलोक कहता है कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं खूब जानता हूँ कि क्या असली है और क्या नकली। अपना गेम किसी और के साथ खेलना। यह कहकर शैलोक वहाँ से निकलता है। तब ड्राइवर कहता है कि कम से कम इन दोनों में से एक टैबलेट को छांट तो लो, मैं जानना चाहता हूँ कि इस गेम में तुम जीते या मैं। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। ये सोचकर शैलोक एक टैबलेट उठा लेता है और ड्राइवर दूसरा टैबलेट उठा लेता है। तब ड्राइवर कहता है, कम ऑन शैलोक, अब टैबलेट उठा ही लिया है तो उसको खा भी लो। तुम अपना वाला मुंह में डालो और मैं अपना वाला खा लूंगा, आखिर पता तो चले कि कौन जीता। अब इस तरह वो शैलोक का ब्रेन वॉश करने लगता है और आखिर में शैलोक भी टैबलेट खाने वाला होता है कि अचानक टैक्सी ड्राइवर को कोई शूट कर देता है और ड्राइवर नीचे गिर जाता है। शैलोक चारों ओर ढूंढता है कि किसने शूट किया है, पर वहाँ कोई नजर नहीं आता। फिर शैलोक ड्राइवर से पूछता है कि क्या मैंने नॉर्मल टैबलेट सिलेक्ट किया था, लेकिन ड्राइवर जवाब नहीं देता। शैलोक कहता है कि कम से कम उस स्पॉन्सर का नाम तो बता दो जो तुमसे सब कुछ करवा रहा है। मेरे उस फैन का नाम क्या है। वो कहता है कि सॉरी शैलोक, मैं वो सब कुछ नहीं बता सकता, सीधे सीधे बता दो वरना बहुत पछताओगे। ये कहकर शैलोक उसे पैर के नीचे दबाने लगता है और दर्द के मारे ड्राइवर किसी मोरालिटी का नाम लेता है और फिर वहाँ मर जाता है। पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाती है। वे शैलोक को एक ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। शैलोक पूछता है, ग्रेग, मुझ पर ब्लैंकेट क्यों डाल रहे हो। वो कहता है कि इस हादसे से तुम्हें बहुत सदमा पहुंचा होगा जिसको कम करने के लिए ब्लैंकेट काम आएगा। भाई मुझे कोई सदमा नहीं पहुंचा है, लेकिन क्या उस खूनी का पता चला जिसने सीरियल किलर को शूट किया है। क्या खाक पता चला, हमें तो कोई एविडेंस ही नहीं मिला। चिंता मत करो ग्रेग, मैं हूँ ना, सब पता लगा लूंगा। लगता है खूनी ने बहुत दूर से निशाना लगाकर इस सीरियल किलर को उड़ाया था। वो जरूर एक शूटिंग एक्सपर्ट ही होगा जिसने कई साल इसकी ट्रेनिंग ली होगी और कई ऐसे कांड भी किए होंगे। वो मिलिट्री का भी आदमी हो सकता है। और ये कहते कहते वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ वॉटसन खड़ा होता है और शैलोक समझ जाता है कि वॉटसन ने ही सीरियल किलर को शूट किया है, लेकिन वो अपने दोस्त को इसमें नहीं फंसाना चाहता और कहता है, ग्रेग, मैंने अभी अभी जो कुछ कहा तुम इसको भूल जाओ। ग्रेग कहता है कि भूल जाओ को क्या मतलब, बता दे क्यों नहीं कि वो कौन हो सकता है। क्या तुम्हें और कोई क्लू मिला। छोड़ो ना ग्रेग, देखो ना मैं कितने सदमे में हूँ। मुझे ब्लैंकेट देने के लिए शुक्रिया। मेरा भेजा जरा फ्राई होने लगा था इसलिए मैं बकवास करने लगा हूँ, मुझसे थोड़ी देर सवाल मत करो यार। ये कहकर शैलोक वॉटसन के पास जाकर कहता है, यार वॉटसन, क्या सुपर निशाना लगाया तुमने। मुझे बचाने के लिए तुमने उसको शूट किया है ना। वो कहता है कि शैलोक, तुम उस खूनी की बातों में आकर टैबलेट खाने वाले थे और मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। थैंक्स वॉटसन, लेकिन मैं टैबलेट खाने वाला थोड़ी ना था, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, लेकिन तभी तुमने उसको शूट कर दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने सही टैबलेट उठाया था या जहर वाला। वो कहता है कि जो भी हो शैलोक, तुम जिंदा तो हो और यही बहुत है। अब बातें करते हुए दोनों चलने लगते हैं। तब वहाँ छाता लेकर वही आदमी आता है जिसने वॉटसन को शैलोक की जासूसी करने को कहा था। अब उसे देखकर शैलोक कैजुअली कहता है, हे माइक्रॉफ्ट, क्या हाल है। तब जाकर वॉटसन को पता चलता है कि इस आदमी का नाम माइक्रॉफ्ट है और ये शैलोक का भाई है। शैलोक, मैं तो समझा था कि ये कोई क्रिमिनल मास्टरमाइंड है। वॉटसन, एक बार ध्यान से उसका मुंह तो देखो, ये तुम्हें क्रिमिनल नजर आता है। ये उससे भी ज्यादा पहुंची हुई चीज है यार। मेरा भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीक्रेट सर्विस में काम करता है, इंटेलिजेंट है लेकिन मास्टरमाइंड नहीं। ओके वॉटसन, अब हम दोनों को मिलकर बहुत काम करना है। इस तरह भी अपने दूसरे केस की ओर बढ़ते हैं। इन दोनों को बातें करते हुए देख माइक्रॉफ्ट हैरान रह जाता है क्योंकि शैलोक आज तक किसी से भी इस तरह घुल मिलकर बातें नहीं करता था और ना ही उसका कोई दोस्त था, लेकिन वॉटसन के साथ शैलोक की दोस्ती देखकर तो लगता है कि अब इनको कोई नहीं रोक सकता। वेल तो दोस्तों, इस तरह दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व कर देते हैं और इसी के साथ शैलोक सीरीज का पहला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आगे और भी इंटरेस्टिंग केसेस इनका इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं कि ये जोड़ी उनको कैसे सॉल्व करती है, लेकिन उन 2 टैबलेट्स की पहेली को कैसे सुलझाया जाए। दरअसल इस आइडिया को एक शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है। उस स्टोरी के अनुसार दोनों टैबलेट्स में कोई जहर नहीं होता, लेकिन टैबलेट्स खाकर पिए जाने वाले पानी में जहर होता है।
सीरियल किलर हमेशा जहरीला पानी लिए नहीं घूमता, वो सिर्फ उन्हें ही जहरीला पानी देता है जिन्हें वो मारना चाहता है। तो चाहे कोई कितना भी सोचकर किसी भी टैबलेट को उठा ले, उसकी मौत तो बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि सीरियल किलर उनको जहरीला पानी देता है। अब ये तो शॉर्ट स्टोरी की बात थी, लेकिन इस एपिसोड में किसी को पानी पीते नहीं दिखाया गया है। लगता है इस कहानी में एक टैबलेट तो जरूर जहरीली होगी। अब शेरलॉक ने जो टैबलेट चुना उसमें जहर हो भी सकता था और नहीं भी। अब इस पहेली को सॉल्व करना ऑडियंस पर ही छोड़ दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, अगर शेरलॉक वो टैबलेट खा लेता तो क्या वो जिंदा बच पाता या भगवान को प्यारा हो जाता? कमेंट्स में जरूर बताइए और सीरीज का अगला एपिसोड देखना ना भूलिए। दोस्तों, इस सीरीज का सेकंड पार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आपको स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा होगा, तो जल्दी से क्लिक करिए और एंजॉय करिए सेकंड पार्ट भी। दोस्तों, अगर आप सीरीज के शौकीन हो तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक नया चैनल जिसका नाम है मिस्टर हिंदी रॉकेट सीरीज। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।